हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर कंटेंट जो आईसीआई का मटेरियल है। सेम टू सेम मैं वही यहाँ पर पढ़ाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप मेरे को कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं जो टॉपिक आप पहले चाहते हैं। बट मैं आपको एज ए स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा टॉपिक नंबर 2 था, मैं पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 मेरी ये वीडियो है जिसमें मैं ये मेंशन कर रहा हूँ स्कोप ऑफ ऑडिट क्या मतलब करेंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट दैट इज कॉल्ड कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। स्कोप रेफर्स टू द रेंज और रीच ऑफ समथिंग। द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी द शेयर होल्डर मे बी द एम्प्लॉय। अब उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो स्कोप होता है, स्कोप का मतलब होता है दायरा, कि एक ऑडिट का दायरा वो कितने तक रहेगा। दैट इज कॉल्ड रेंज, और रीच उसकी कहाँ तक रहेगी। जो पर्पस होता है ऑडिट का पर्पस हमारा सिंपल सा यही रहेगा। हमें क्या करना है, हमें एनहांस करना है। एनहांस किस चीज को करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब ऑडिट होगी तो हमारे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसके रिगार्डिंग बढ़ेगा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल हमारी वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, एरर फ्री है, फ्रॉड फ्री है। और जो यूजर्स है, हमारे यूजर्स कौन कौन, में भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं यूजर, एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बैंकर है, एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब यूजर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनका कॉन्फिडेंस को अनहांस करना है। तो कॉन्फिडेंस को अनहांस अचीव कैसे किया जाएगा। एक ऑडिटर जब वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, एक ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, तब हम कह सकते हैं कि जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनका उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अनहांस होगा। बाय ऑडिटर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की गई है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, सभी मटेरियल रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करी गई है, प्लस एफआरएफ को कंप्लाई किया गया है। साथ में एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी एप्लीकेबल है उसको फॉलो किया है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको फॉलो किया है। जितने भी मटेरियल रेस्पेक्ट है सबको कंसिडर किया है। प्लस ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा तो एक यूजर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो यूजर्स कौन कौन है, शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये रेफर करते हैं रेंज को और रीच ऑफ समथिंग, जिसमें पर्पस होता है इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। किसके रेस्पेक्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। जो यूजर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, कस्टमर होता है, गवर्नमेंट हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया, बैंकर हो गया। ऑडिटर क्या करेगा, अनहांस कॉन्फिडेंस कैसे अनहांस करेगा, बाय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑन ओपिनियन। अपनी ओपिनियन फ्रेम करेगा ऑडिटर, जिसके बेसिस पर एक यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये बताएगा कि जितने भी मटेरियल रेस्पेक्ट है सबको कंप्लाई किया गया, प्लस एफआरएफ के अकॉर्डिंग जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना चाहिए था, हमने उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स है जो इंक्लूड किए जाएंगे स्कोप ऑफ ऑडिट में। स्कोप ऑफ ऑडिट में कौन कौन से पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने नंबर 1 पॉइंट बताया, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। जो ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की should be organized adequately to cover all aspect। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्कोप ऑफ ऑडिट में, जितने भी एस्पेक्ट है एक एंटिटी के अंदर सबको कवर करना, ऑर्गेनाइज करना। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिसको आप ऑडिट करना चाहते हो, सबसे पहले सारे के सारे पॉइंट को एक एस्पेक्ट को लेकर आना है एक ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर शुड बी रिलायबल सेटिस्फाई। ऑडिटर क्या करेगा, शुड बी रिलायबल सेटिस्फाई इंफॉर्मेशन जो कंटेन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, एंड सोर्स डाटा जो भी है, लाइक बिल हो गया, वाउचर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, वो क्या होने कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसे योग्य होने चाहिए, एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं, सफिशिएंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ रिलायबल भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, बिल, वाउचर, डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और सफिशिएंट होने चाहिए, कि जिसके बेसिस पर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है।
तो रिलायबल एंड सफिशिएंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे पता करोगे? वो पता कैसे किया जाएगा? जब आपके बिल्स होंगे, वाउचर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, वो अब सफिशिएंट अवेलेबल हैं, रिलायबल हैं, तभी हम कहेंगे कि मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल भी है और सफिशिएंट भी है। पहले पॉइंट में क्या था? आपने एंटिटी के सभी एस्पेक्ट को कवरेज दी थी, ये पॉइंट इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट कब मानी जाएगी? जब उसकी बिल्स, वाउचर और डॉक्यूमेंट रिलायबल और सफिशिएंट होंगे। ऑडिटर मेक्स द जजमेंट ऑफ द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर तेरे को जजमेंट देनी है, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस भी करनी है, तो कैसे करेगा? स्टडी करेगा, असेसमेंट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम की एंड इंटरनल कंट्रोल की, और उसके अंदर अप्रोप्रिएट जो भी टेस्ट आपको कैरी करने हैं वो करो, जो आपको इंक्वायरी करनी है वो करो, और जो आपको प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है वो करो। दैट इज कॉल्ड एक ऑडिटर अपने इंटरनल कंट्रोल लाएगा, अप्रोप्रिएट टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, प्रोसीजर करेगा। जब ये चार चीजें कर लेगा, दैट इज कॉल्ड, वो उसके बेसिस पर देख लेगा कि हाँ मेरे जो बिल्स है, वाउचर्स है, डॉक्यूमेंट है, वो सफिशिएंट भी है एंड रिलायबल भी है। तो पहला पॉइंट कवर करना ऑल एस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए बिल्स, वाउचर और डॉक्यूमेंट रिलायबल एंड सफिशिएंट माने जाएंगे। दैट इज कॉल्ड, वो ऑडिटर अपनी जजमेंट लगाएगा, जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करेगा इंटरनल कंट्रोल फॉलो हो रहा है, अप्रोप्रिएट टेस्ट है नहीं है, इंक्वायरी करेगा, प्रोसीजर को फॉलो करेगा, इन सब के बेसिस पर। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब ऑडिटर शुड आल्सो डिसाइड, ऑडिटर इस बात को डिसाइड करेगा वेदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कोई ऐसी बात जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए था, जिसके बेसिस पर गोइंग कंसर्न हिट हो सकती है, या कोई भी ऐसी इवेंट, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ है, तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ही शुड कैप्ट इन माइंड, अपने माइंड में कैप्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबल स्टेचुरी रिक्वायरमेंट। जो एप्लीकेबल स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा रही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड स्टेचुरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, इस बात को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेगा। इट इज डन बाय एंश्योरिंग, ये कैसे डन होगा? इस बात को इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड, कि प्रॉपर्ली समराइज करेगा क्या? इसको, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, रिकॉर्ड जो बनाया गया है, एंड देयर बाय कंसिडर द जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट, और जो भी जजमेंट मैनेजमेंट ने लिया है उसको कंसिडर करना। अब देखो यहाँ पर है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन रटी रटाई होती है। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए एंड प्रेजेंटेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन आपको रट लेनी है कि भाई देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर जाकर नहीं बनाएगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट जिम्मेदार है। मेक मैनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट ले सकती है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी तो वो भी कोई भी जजमेंट लगा सकती है और मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होती है। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करना इन रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग इश्यूज, लाइक चूजिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे उन्होंने डेप्रिसिएशन मेथड, डब्ल्यूडीवी होता है, एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी लगा लिया अपनी मर्जी से, या एसएलएम लगा लिया फिक्स्ड एसेट्स पे। चूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड एक फीफो होता है, एक लीफो होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। जो भी मेथड चूज करना था वो चूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड, मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट लगाकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। अब उसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन कोई सा भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ये चीज एक ऑडिटर ने, अभी ये मैनेजमेंट का काम था, जिसमें ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी? ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी कि एक अप्रोप्रिएट स्टेचुरी रिक्वायरमेंट जो आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड, जो भी स्टेचुरी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए वो स्टेचुरी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया गया, प्लस जो एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो होने चाहिए था वो एप्लीकेबल एफआरएफ को फॉलो करके ही बनाया गया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं। तो ये बात एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है। ऑडिटर इसमें इवेल्युएट क्या करेगा? ऑडिटर इवेल्युएट करेगा सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द मैनेजमेंट, वेदर सिलेक्शन ऑफ इज प्रॉपर, क्या सिलेक्शन मैनेजमेंट ने जो किया था वो प्रॉपर है, क्या पॉलिसी जो चूज करी गई है वो कंसिस्टेंटली लगातार अप्लाई हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इस साल उन्होंने फीफो मेथड लगाया और अगले साल लीफो मेथड लगा लिया या वेटेड एवरेज लगा लिया, या
इन्होंने इस साल WDV लगाया, अगले साल SLM लगाने लग गए। दैट इज कॉल्ड, ये चीज ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी होगी, आप जो भी पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है मैनेजमेंट में या नहीं की जा रही है, प्लस टाइम टू टाइम पीरियड बेसिस पे उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अंडरस्टैंड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी की आर प्रिपेयर हिस्टोरिकल फंक्शन इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स कि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म इन रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी ड्राइव by the primarily from entity accounting system about the economic event occur in the past time period or about the economic condition or circumstances at the time in the past। that is called, सिंपल बोलो कि एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास्ट में बीत गया है उसके बेसिस पर बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने समझाया कि जब आप सपोज करो कोई परचेज कर लेते हो, सेल्स कर लेते हो, आर रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। वो दीज आर एग्जाम्पल आर द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो एक्चुअल में सेल हो चुकी है वो रिकॉर्ड कर लिया, जो एक्चुअल में परचेज हो चुकी है वो रिकॉर्ड कर लिया, जो बैंक में ट्रांजेक्शन हो गई वो रिकॉर्ड कर लिया। दिस अबाउट आर इवेंट ऑफ द पास्ट, ये हमें सारा का सारा किसके बारे में दिखाता है, ये वो घटनाएं हैं जो पास्ट में हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अब मेनली इसका समरी बताऊं अगर मैं, तो समरी इसकी सिंपल ये है कि कौन कौन से पॉइंट ऑडिट के स्कोप में आएंगे। सबसे पहली बात, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा ना तो एंटिटी के सारे एस्पेक्ट को कंप्लीट करके चलेगा। प्लस रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि एक ऑडिटर जब भी आप बाउचिंग करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे या बिल्स वगैरह लोगे तो वो क्या होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, प्लस सफिशिएंट होने चाहिए। ऑडिटर इस बात को पता कैसे चलेगा, ऑडिटर अकाउंटिंग सिस्टम को लगाएगा, प्लस इंटरनल कंट्रोल को लगाएगा, अप्रोप्रिएट टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, प्रोसीजर करेगा। और इस बात को प्रॉपर डिस्क्लोजर किया जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं है जो बाद में अकर हो रही हो। सिंपल बोलूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड, जो इवेंट हो चुका है उसको पूरा का पूरा दिखाया जाता है। अब बात आती है कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कौन कौन सी बातें हैं जो अभी इंक्लूड नहीं की जाएंगी स्कोप ऑफ ऑडिट में। तो यहाँ पर ऑडिटर ने बताया, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी फॉल आउटसाइड द डोमेन। कोई ऐसी बात जो मेरे डोमेन से बाहर, जो मेरे दायरे में नहीं आती है, भाई उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंसी उस फील्ड में है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट्स, मेरा काम एसेट्स को वहां पर देखने का है। मेरा काम क्या है, मैं गया वहां पर देखा एसेट्स अवेलेबल है, यस ओके। अब इसमें मेरे को मेजर थोड़ी करना है कितनी मशीन अच्छी चल रही है, खराब चल रही है। प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट का बनाती थी, अब 50 यूनिट का करने लग गई। दैट इज कॉल्ड, मैं वहां पर उसकी एफिशिएंसी चेक नहीं करने जा रहा। सफोस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। मशीनरी अच्छी है खराब है, आई डज नॉट मैटर, ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती। सिमिलरली इट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर, कि आप ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं कर सकते डिटरमाइन द सुटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ द सिविल स्ट्रक्चर, है ना, कि भाई उस बिल्डिंग कितने साल तक मशीन चलेगी, या वो कोई बिल्डिंग है तो वो कितने साल तक वो बिल्डिंग चलने वाली है। आप ऐसी चीजें ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस रिक्वायरमेंट डिफरेंट स्किल सेट, इसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट है जो कि ऑडिटर के पास नहीं होता है, विच इज टू बी परफॉर्म बाय द क्वालिफाइड इंजीनियर। ये काम करने का जो काम है ये इंजीनियर का काम है, एक ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है कि एक एसेट्स की लाइफ निकाल लूं, एक बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, कितने साल तक चलेगी। ऑडिटर इस फील्ड में एक्सपर्ट है ही नहीं। द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेट बाय हिम। एक ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा उस डॉक्यूमेंट की, वो डॉक्यूमेंट सही है गलत है, चोरी चकारी वाला तो नहीं है, उसके ऑथेंटिकेशन चेक करने का काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिज रॉन्ग डूइंग, क्या काम गलत हो रहा है इसके लिए भी एक ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज सामने आ गई तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज रॉन्ग डूइंग, है ना। ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर, उसके पास कोई स्पेसिफिक लीगल पावर भी नहीं होती सर्च करने की, जैसे कि पावर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, ऐसी कोई पावर सीए के पास नहीं होती है। उसके पास ऐसी भी कोई पावर नहीं होती कि सपोज करो वो किसी से गवाही ले या किसी से शपथ दिलवाए कि आप जो दे रहे हो मुझे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ठीक है। ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ऑडिटर के पास नहीं होती है। तो दैट इज कॉल, सिंपल बोलूं, एक ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन वाले मैटर में नहीं घुस सकता। एक ऑडिटर ये नहीं दे सकता कि बिल्डिंग वो ठीक है या नहीं है, या मशीनरी है वो ठीक है या नहीं है, उसकी लाइफ कैसी है, ये सब चीज़ों को डिटरमाइन करने की पावर भी ऑडिटर के पास नहीं होती है।
द ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट डिफरेंट है इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बिल्कुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट का मतलब होता है ऊपर ऊपर से चेक करना। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसका, अकाउंट का, विद स्पेशल पर्पस। जैसे सपोज करो एक डिपार्टमेंट ने रेड मारी है, तो भैया जब सामने वाला रेड मार दे ना, तो अब तो जानकारी निकालने की बात आ गई है, दैट इज कॉल, अब इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। दैट इज कॉल, अगर फ्रॉड सस्पेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट ने, तो फिर खाते इतने अच्छे से उधेड़े जाएंगे, तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ऑडिट में पता ही नहीं है कि हाँ फ्रॉड है नहीं है, एरर है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में ऊपर ऊपर से चेक किया जाएगा, जिसको हम ऑडिट बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑडिट का जो होता है, ऑन अदर हैंड हैज ऑलरेडी डिस्कस अबाउ, हम ऊपर समझा चुके हैं। टू बी ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड, एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना एक ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर का, अबाउट वेदर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल की फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, प्लस कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। एक ऑडिट का काम इतना ही होता है। डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना एक ऑडिटर का काम नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड। जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो बहुत जनरल है प्लस बहुत ही बड़ा है। वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक है एंड नैरो है, बहुत ही छोटा है और इस बड़ा ही स्पेसिफिक है। दैट इज कॉल्ड, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है एक छोटे से दायरे में रहकर उसके अच्छे से खाते उधेड़ने को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में सारा दायरा कवर हो जाता है, जो कि बड़ा भी है, प्लस उसके अंदर डिटेल में घुसना भी आसान नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा। यहाँ देखो, अब तक आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये अंडरस्टैंड करते हैं टेस्ट। अब टेस्ट देते हैं। जैसे सपोज करो लाला जी भाई है, लाला जी भाई है, उसने शेयर परचेज किए कंपनी के जो एनएससी पे लिस्टेड है। जो ऑडिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द पिक्चर। कंपनी की जो पिक्चर है कुछ ऐसी दिख रही है कि कंपनी का जो टर्नओवर है बहुत अच्छा गया है, डेब्ट बहुत ही कम है, उधार बहुत कम है, और प्रॉफिट बहुत अच्छा है। इसके बेसिस पे उसने एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो गया लाला जी भाई, और उसने क्या करा, मनी लगा दी सेफ साइड, है ना। देर इज नो चांस ऑफ लॉसिंग द मनी। दैट इज कॉल्ड शेयर मार्केट। तो भाई देखो आज इतनी ज्यादा डूब रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड अच्छा खासा लॉस चल रहा है। मैं भी लेकर बैठा हुआ हूँ 60-70 हज़ार का लॉस। ठीक है, दैट इज कॉल। अब कोई ऐसा तो है नहीं, तो डू यू ऑडिट द रिजल्ट, आप डू ऑडिट द रिजल्ट एंड रिपोर्ट दी कंपनी को प्रोवाइड, कि भैया प्रॉफिट बहुत अच्छा है, डेब्ट बहुत कम है, टर्नओवर बहुत अच्छा है। इसके बेसिस पे लाला जी भाई ने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब लाला जी भाई ये कह रहे हैं कि भैया ये तो ऑडिटर ने रिपोर्ट में ये सब बोला था, मेरे तो शेयर डूबने ही नहीं चाहिए थे, मेरे शेयर डूब गए, बताओ इसके लिए क्या जिम्मेदार है। तो ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर। ऑडिट का मतलब एक एश्योरेंस नहीं देता इन्वेस्टर को कि हाँ भाई तुम्हारे शेयर ऊपर टॉप पे जाएंगे। अगर सपोज करो ऐसा होता, तो मैं सारे काम छोड़ के फिर तो यही देखता ना, हाँ इस वक्त इस कंपनी के ऑडिटर ने ऑडिट करी है और इसके शेयर तो टॉप पे जाएंगे, ऐसा तो मैं ही खरीद लेता कुछ अच्छे खासे शेयर, है ना। दैट इज कॉल, इसका मतलब ये नहीं होता ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट करना। शेयर ऊपर नीचे जाएगा इसकी गारंटी थोड़ी दी जाती है ऑडिट के अंदर। दैट इज कॉल्ड शेयर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी अफेक्टेड बाय द रेंज ऑफ द फैक्टर। ये तो रेंज ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑडिट ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई इसमें फ्रॉड और एरर तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड, जब भी एग्जाम में आएगा ना लिखने के लिए ये लाइन कॉमन है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट जिसमें वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ये वाली लाइन मेन है, आपको ये वाली लाइन लिखनी है। हैंस लालाजी भाई की जो थिंकिंग है वो गलत है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी कंपनी की ऑडिट हुई और आपने उसके शेयर ले लिया। भाई ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाली कंपनी अच्छी जाएगी, बुरी भी तो हो सकती है। दूसरा टॉपिक आता है, गुड डीड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एंगेज है वेस्ट में। ठीक है, इसका काम वेस्ट का है, डंपिंग का है। ग्राउंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर, यूजेबल मैनुअल इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग द मेक सिटी क्लीन, और सिटी को क्लीन रखने में भी हेल्प करती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट हुई बाय जोहा एंड जोहा, एक फर्म ऑफ ऑडिटर है, उसने एक ऑब्जर्व करा, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज रिसीव अ नोटिस, कि एक ऑडिटर उसको नोटिस रिसीव हुआ है सेंट्रल बेंच से ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर नॉट फॉलोइंग द सर्टेन एनवायरमेंट रेगुलेशन, कि भैया एनवायरमेंट की रेगुलेशन को पूरा नहीं किया गया है, ऐसा एक नोटिस मिला है एक ऑडिटर को। इम्पोजिंग द hefty मॉनिटरी पेनल्टी ऑन द कंपनी, और कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगा दी है। कंपनी इज रिएक्ट टू रिप्लाई ऑफ द नोटिस, कंपनी अभी उसके रिप्लाई नोटिस का रिप्लाई देना बाकी है। ऑडिटर पॉइंट आउट द सेम इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर तूने इस बात को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया।
अरे इतनी बड़ी बात, डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज भी दिया है, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, आपने एनवायरमेंट रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया है, और ऑडिटर तूने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं किया। क्या ऑडिटर तेरी गलती है या नहीं है? क्या तेरे स्कोप में ही आता है नहीं आता? ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर के स्कोप में आता है। हैंस प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को दिखाना तो चाहिए था, ऑडिटर तूने नहीं दिखाया, ये गलती तेरी है, दैट इज कॉल्ड, ये स्कोप के दायरे में आता है और ऑडिटर आपको दिखाना चाहिए था। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एक आग लग गई, दैट इज कॉल्ड ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा प्लांट। नोएडा प्लांट केटी लिमिटेड का एक नोएडा में प्लांट था, उसमें आग लग गई। प्लांट ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेस्टर वर इंश्योर्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, उसका वो इंश्योर्ड था। अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर who was deputed from assessing the loss. The regional office of the insurance PSU also appointed a CA for verification of books of account. उन्होंने एक CA को अपॉइंट किया फॉर वेरिफिकेशन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द लॉस, और उसके लॉस को पता लगाने की। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सबमिट अर्ली रिपोर्ट, और उसको कहा जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करो। वुड द रिपोर्ट ऑफ द सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट माना जाएगा? क्या ये काम है एक सीए का? भाई देखो, सीए की अपॉइंटमेंट करना वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तो चलता है। सराउंडिंग ऑफ द लॉस फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द जेन्युइननेस ऑफ लॉस एंड एनी इशू अफेक्टिंग द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इट इज एन इन्वेस्टिगेशन, भाई देखो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, नॉट द नेचर ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं है भाई, हमारा काम एक ऑडिट करना होता है, जो ऊपर ऊपर से देखना होता है। आग लग गई कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी बता सकते हैं। हमारा काम तो एक प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देना होता है जब हम ऑडिट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब अगला टॉपिक आता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। एक ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या क्या होती है, तो इसके 5 पॉइंट है। नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नंबर टू, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नंबर थ्री, not in the nature of investigation. Number 4, timeliness of financial reporting. And number 5, future event. ये 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे। I request you to please wait my third class, fourth class, part 4. So we will close this here because of it is a too lengthy class. I request you to please subscribe my channel and wait for the next class. Thank you those. Bye bye.